हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी के इस वीडियो सीरीज़ में। और आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जो कि शब्द विचार हमारा टॉपिक चल रहा था। तो शब्द विचार में हम शब्दों के आखिरी प्रकार की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। और एक बार पुनः मैं रिवीजन करवा दूं आपको कि हम शब्द विचार टॉपिक जो पढ़ रहे हैं उसमें हमने अभी तक देखे थे कि शब्दों के 4 प्रकार। ठीक है, शब्दों के 4 प्रकार। एक तो सबका देखा था उत्पत्ति के आधार पर, या इसको स्रोत के आधार पर, या इनका जो इतिहास है उसके आधार पर कह सकते हैं। एक व्युत्पत्ति के आधार पर, या रचना के आधार पर, या बनावट के आधार पर। एक अर्थ के आधार पर, और एक विकार के आधार पर। ठीक है, तो आज हम शब्दों के चौथे प्रकार अर्थात विकार के आधार पर शब्दों के प्रकार पढ़ने जा रहे हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 5 प्रकार हमने देखे थे: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द। ठीक है, व्युत्पत्ति के आधार पर हमने देखे थे रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। ठीक है, अर्थ के आधार पर हमने देखे थे सार्थक और निरर्थक शब्दों में सार्थक जो शब्द थे वो भी 4 प्रकार के थे: एकार्थी और अनेकार्थी और पर्यायवाची और विलोम शब्द। ठीक है, एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची और विलोम शब्द। और विकारी शब्द, विकार के आधार पर हम देखते हैं शब्द, एक थे विकारी और एक थे अविकारी शब्द। और विकारी शब्द हैं आपके 4 प्रकार के: संज्ञा, सर्वनाम, ठीक है, विशेषण और क्रिया। और अविकारी शब्द भी हमारे पास 4 प्रकार के हैं। कौन कौन से? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ठीक है, ये मैं लाघव चिन्हों का प्रयोग करके लिख रहा हूँ सभी। उम्मीद है कि आप सभी हिंदी भाषा के विद्यार्थी हैं, हिंदी भाषा पढ़ रहे तो एटलीस्ट आपको इतना तो पता होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशीज और संकर शब्द, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची और विपरीतार्थी या विलोम शब्द। फिर विकारी शब्दों में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। और अविकारी शब्दों में या जो अव्यय शब्द है उनमें क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो यहाँ पर हम पहुँचे हैं। तो उसमें से आज का हमारा जो टॉपिक है, विकारी शब्दों में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विशेषण, ये शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं। ठीक है, तो शब्द विचार के अंतर्गत हमारे पास आज हो गए हमारे कौन से विकार के आधार पर विकारी शब्द जो हम पढ़ रहे हैं, अविकारी और विकारी शब्दों में से विकारी शब्द। ठीक है, देखिए, विकार का मतलब है रूप परिवर्तन, कोई चेंज। तो विकार कितने प्रकार से आता है तो हमने पहले ही पढ़ा था कि हिंदी भाषा में जो शब्दों में विकार के 4 कारक उत्तरदायी माने गए हैं, 4 बिंदु। जैसे पहला कारक के आधार पर, दूसरा काल के आधार पर, तीसरा लिंग के आधार पर और चौथा वचन के आधार पर। ये 4 ऐसे बिंदु हैं जिनके द्वारा किसी शब्द में विकार उत्पन्न होता है, अर्थात उनमें परिवर्तन, उनके रूप में परिवर्तन आने की संभावना इनके कारण रहती है। ठीक है, ठीक है, तो 4 ऐसे कारक हैं जिनके द्वारा हमने देखा कि जो शब्द है उसमें परिवर्तन रहता है या विकार उत्पन्न आता है। कौन से? कारक, काल, लिंग और वचन। ठीक, अब जैसे मैं कहूं कि लिंग, वचन, ये क्या है भाई? जैसे लड़का है तो उसका लड़की हो गया। जैसे क्या हो गया? छात्र लिखा है तो छात्राएं हो गया, है ना। तो छात्र में परिवर्तन हो गया उसके वचन के आधार पर। लड़का में जो शब्द था उसमें परिवर्तन होकर वो लड़की बन गया, है ना। काल में जैसे हमने देखा कि मोहन चलता है, मोहन चलेगा, मोहन चला। ठीक है, तो यहां पर हमने देख लिया कि जो चलना जो शब्द है, क्रिया शब्द है, उसमें हमने देख लिया कि उसके काल के अनुसार उसमें सहायक क्रिया के माध्यम से हमने परिवर्तन कर दिया। चलेगा, चलता था, चलता है ना। तो ये काल के कारण। और कारक के कारण परिवर्तन कैसे हो गया? कारक के कारण परिवर्तन में जैसे हम कहें कि मोहन ने सोहन को पत्र लिखा, सोहन ने मोहन को पत्र लिखा। तो अगर मोहन ने सोहन को पत्र लिखा, कह रहा हूं मोहन ने सोहन को पत्र लिखा, और यहां पर सोहन ने
मोहन को पत्र लिखा, तो यहाँ पर एक में ये कर्ता है, ये कर्म है, यहाँ पर ये कर्ता हो गया, ये कर्म हो गया। कैसे? कारक में हमने विभक्ति बदल दी, इसकी जगह को की जगह ने कर दिया, यहाँ पर ने की जगह को कर दिया। तो हमने मोहन और सोहन का यहाँ पर हमने कारकों के आधार पर उसमें परिवर्तन कर दिया कि वो कर्ता कारक हो या इसमें कर्म कारक। यहाँ पर ये कर्ता है, ये कर्म है, यहाँ पर ये कर्ता हो गया, ये कर्म हो गया। तो कारक के आधार पर परिवर्तन, अर्थात इन शॉर्ट अगर हम कहें कि ऐसे जो प्रकार या ऐसे बिंदु जिनके द्वारा किसी शब्द में परिवर्तन या विकार उत्पन्न होता है उनको हम विकारी शब्द कहते हैं। और वो विकार कितने प्रकार से उत्पन्न होता है? कारक, काल, लिंग और वचन के कारण से। ठीक है, अब इन आधार पर हम देखते हैं, इस आधार पर हम कह सकते हैं जो विकारी शब्द होते हैं वो विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। विकारी शब्द कितने? 4 प्रकार के होते हैं। पहला आपका संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण और चौथा आपके पास आता है क्रिया। ये 4 शब्द होते हैं, 4 ऐसे शब्द हैं जो विकारी शब्द के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। तो इसमें से आज का हमारा जो पहला टॉपिक रहेगा, पहला प्रकार का शब्द रहेगा संज्ञा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं इन चारों में हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा संज्ञा। संज्ञा शब्द या संज्ञा, नाउन जिसको हम बोलते हैं, कहते किसको हैं भाई? संज्ञा। ठीक, इस संसार में जितनी भी चीजें दिख रही हैं, चाहे वो मूर्त रूप में हो, चाहे वो अमूर्त रूप में हो, चाहे वो दृश्य रूप में हो, चाहे वो अदृश्य रूप में हो, जितनी भी चीजें इस संसार में दिख रही हैं या तो वो किसी व्यक्ति का नाम है, उनका अपना अपना एक निश्चित नाम है। चाहे वो कोई व्यक्ति हो, कोई प्राणी हो, चाहे वो कोई वस्तु हो, चाहे वो कोई स्थान हो। और अगर कोई चीज़ नहीं दिख रही है तो वो किसी न किसी चीज़ के भाव के रूप में हम उसका नाम देखते हैं। जैसे रोना, हंसना, सुख, दुख, ये सब भाव हैं, है ना। तो इनको हम फील कर सकते हैं, ये महसूस किए जाते हैं। तो इनके लिए भी एक नाम दिया हुआ है। अर्थात इस दुनिया में जितने भी नाम हैं, जिसके भी नाम होंगे, जितने भी नाम इस दुनिया में हैं, वो सब के सब आपके पास क्या है? संज्ञा है। अर्थात इस दुनिया में हमने देखा कि क्या, या तो कोई व्यक्ति या कोई वस्तु या कोई स्थान या कोई भाव, ये 4 चीजें ऐसी हैं जिनके द्वारा इस दुनिया के समस्त नाम बने हैं। या तो वो व्यक्ति की जगह मैं क्या कह सकता हूँ? प्राणी कह सकता हूँ। ठीक है, या कोई वस्तु या कोई स्थान हो या फिर किसी भाव का नाम। तो जितने भी नाम हैं वो 4 तरीके से हम देखते हैं। और इसीलिए हम संज्ञा की डेफिनेशन देखते हैं, किसी व्यक्ति या प्राणी या वस्तु या स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहा जाता है। ठीक है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहा जाता है। ठीक, तो संज्ञा की डेफिनेशन हमने इस तरीके से देख ली। अब जैसे राम, जैसे गंगा, जैसे देहरादून, जैसे सुख, जैसे खुशी, जैसे हर्ष, ये भाव है। तो ये सभी के सभी नाम क्या है? आपके संज्ञा। क्या है? संज्ञा। ठीक, अब देखिएगा, संज्ञा में जब हम पढ़ते हैं तो संज्ञा के प्रकार, सबसे इंपॉर्टेंट संज्ञा के प्रकार। तो संज्ञा के प्रकार बहुत कंफ्यूजन है इसमें कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है। तो इसके लिए हमने एक चार्ट ये याद रखना है, बहुत ही सिंपल शब्दों में, सरल शब्दों में बताने जा रहा हूं। संज्ञा के प्रकार अगर मैं कहूंगा उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा व्युत्पत्ति के आधार पर, तीसरा अर्थ के आधार पर। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा, व्युत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर संज्ञा। इस तरीके से हम संज्ञा का डिवीजन देखते हैं। अब अर्थ के आधार पर भी देखें तो संज्ञा के 2 प्रकार यहां पर हमको देखते हैं। एक है वास्तविक,
एक है अवास्तविक। ठीक है, इसको हम मूर्त रूप में भी कह सकते हैं, ये अमूर्त रूप में भी कह सकते हैं। मूर्त जो टेंजिबल है, अमूर्त जो टेंजिबल नहीं है। ठीक है, तो वास्तविक रूप में और अवास्तविक रूप में हम ये देखते हैं। अब जो वास्तविक रूप है उसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। और जो अवास्तविक है इसके अंदर शामिल की जाती है भाववाचक संज्ञा। तो अगर आपसे पूछा जाए संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं अर्थ के आधार पर, तो आप देखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। हमने बहुत बार पढ़ा है, एक होती है द्रव्यवाचक संज्ञा और एक होती है समूहवाचक संज्ञा। लेकिन वर्तमान जो परिदृश्य में हम देखते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, तीन ही संज्ञा के प्रमुख प्रकार माने जाते हैं। और जो दो अन्य प्रकार हम पढ़ते थे, चौथा और पांचवा पहले, उस चौथे और पांचवें प्रकार को, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत शामिल कर दिया जाता है वर्तमान में। इसलिए जो वर्तमान में संज्ञा के आप मुख्यतः प्रकार देखते हैं अर्थ के आधार पे, तो संज्ञा के वास्तविक और अवास्तविक रूप से दो प्रकार, और वास्तविक रूप से संज्ञा के प्रकार व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा, और अवास्तविक रूप से भाववाचक संज्ञा को शामिल किया जाता है। या अगर वो इस संदर्भ में नहीं पूछना चाह रहा है तो अर्थ के आधार पर संज्ञा तीन प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। समूहवाचक व द्रव्यवाचक को हम जातिवाचक के अंतर्गत शामिल कर देते हैं, वह वर्तमान स्थिति है। उत्पत्ति के आधार पर अगर हम देखें तो संज्ञा के हमारे पास तीन प्रकार देखने को मिलते हैं। एक होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक होती है आपकी गणनीय संज्ञा जिनकी गणना की जा सके, और एक होती है आपकी अगणनीय संज्ञा जिनकी आप गणना नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो आपकी अगणनीय संज्ञा होगी। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर अगर हम देखें तो उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। हमने शब्द पढ़ाए थे आपको, तो शब्दों में हमने देखे थे कि रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्द अगर ध्यान आ रहा हो तो ये भी तो क्या थे, किसी न किसी के नाम ही तो थे, और नाम जितने भी हैं वो क्या है, संज्ञा है। तो व्युत्पत्ति के आधार पर जितने भी शब्द बनते हैं, शब्दों के जितने भी प्रकार होते हैं वो भी सभी संज्ञा हैं, अर्थात वो भी संज्ञा का एक प्रकार है व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा। जैसे यौगिक शब्द, जैसे विद्यालय, विद्यालय किस प्रकार की संज्ञा है भाई, तो विद्यालय यौगिक संज्ञा का उदाहरण है, वो यौगिक शब्द है, अर्थात वो यौगिक संज्ञा का उदाहरण हो गया। ठीक है, तो ये हमारा कैटेगराइजेशन आपने याद रखना है संज्ञा का। ठीक है, संज्ञा के प्रकार व्युत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर और अर्थ के आधार पर। इन जनरल बुक्स में हम पढ़ते हैं कि संज्ञा 5 प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक। लेकिन थोड़ा परीक्षा की दृष्टि से, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की दृष्टि से अगर पूछा जाए तो इन सभी फैक्टर्स को भी आपने याद रखना है। ठीक है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ऑफ इट। चलिए अब आते हैं संज्ञा के जो 5 प्रकार हमने एक्चुअल में देखे थे, उनको अगर हम अलग अलग से पढ़ें तो ये क्या है। देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा नाम से पता चल रहा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति या किसी भी प्राणी के नाम या व्यक्ति के नाम। ठीक है, तो किसी व्यक्ति या प्राणी के नाम जितने भी आप देखते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिनको हम बोलते हैं प्रॉपर नाउन। ठीक है, तो प्रॉपर नाउन मतलब प्रॉपर एक किसी व्यक्ति की ओर इशारा कर रहे होंगे, प्रॉपर किसी व्यक्ति की ओर इशारा कर रहे होंगे, अर्थात ये हमेशा कैसे होंगे, एक वचन होंगी, ये हमेशा कैसे होंगी, एक वचन होंगी, और ये सदैव कैसी होंगी, दृश्य होंगी, अर्थात ये वास्तविक होंगी और हमेशा एक वचन होंगी। ऐसी संज्ञाएं जो किसी व्यक्ति या प्राणी के नाम की ओर इशारा करती हैं वो एक वचन में होंगी और वो हमेशा दृश्य होंगी, वो सभी किस में आ जाएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। जैसे राम, जैसे गंगा, जैसे कोई हिमालय है ना, जैसे कोई किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि के पर्टिकुलर नाम, देहरादून हो गया, कोई टेबल हो गया। ठीक है, ये सभी सब किस में आ जाएंगे, आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। दूसरा जातिवाचक संज्ञा, जो नाम किसी जाति की ओर इशारा कर रहे होंगे। जैसे मैं गंगा अगर मैंने बोला तो वो नदी है, तो वहां पर मैं नदी नहीं बोलूँ, सीधे बोल दूं कि भाई, सॉरी, गंगा नहीं बोल के सीधे मैं बोल देता हूँ नदी। ठीक है, जैसे मैं पर्वत बोल देता हूँ,
नदी हो गया, पर्वत हो गया, है ना। तो ये सभी के सभी जो नाम हैं ये किसी जाति की ओर इशारा कर रहे हैं। अर्थात नदी में सारी की सारी नदियां आ गई, अर्थात गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, कावेरी, ये सब क्या है, नदियां हैं। तो ये नदी शब्द इनकी जाति की ओर इशारा कर रहा है, ठीक है। ऐसे ही पर्वत में भी बहुत सारे पर्वत, तो उन सभी पर्वतों के लिए, जैसे मैंने हिमालय बोल लिया, एंडीज बोल लिया, रॉकीज बोल लिया, है ना, कॉकेशस बोल लिया, अल्पाइन बोल लिया आल्पस बोल लिया, सॉरी। तो ये अगर मैं पर्टिकुलरली बोल रहा हूं तो कोई प्रॉपर नाम बोल रहा हूं पर्वतों का, तो वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। अगर मैं खाली पर्वत बोल दिया, जैसे जैसे मैंने बोला क्या, राम नाम के व्यक्ति, राम नाम के व्यक्ति ने हिमालय पर्वत पर चढ़ाई की। अब यहां पर देख लीजिए, राम नाम के व्यक्ति ने हिमालय पर्वत पर चढ़ाई की, तो राम जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। ये जो व्यक्ति शब्द है ये क्या है, उस राम नाम की जाति बता रहा है, उस राम की जाति बता रहा है, वो क्या है, एक व्यक्ति है, तो ये जातिवाचक संज्ञा हो गया। हिमालय कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, प्रॉपर नाम है। और पर्वत, इस पर्वत की एक टाइप है, एक प्रकार है कि वो हिमालय नाम है उसका। तो यहाँ पे पर्वत क्या है, क्या इस हिमालय की जाति को बता रहा है, ठीक है। तो ये जातिवाचक संज्ञा, आई बात समझ में। तो जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा में वो क्या हो गया, उस व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि की जाति का बोध कराते हैं। भाववाचक संज्ञा में वो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के गुण, दोष, है ना, इन सभी चीजों का बोध कराते हैं। जैसे खुशी, जैसे हर्ष, जैसे सुख, जैसे दुखी, ये सब क्या, करुणा, ये सब क्या है, आपका भाव है, तो वहां पर भाववाचक संज्ञा होगी। द्रव्यवाचक संज्ञा, जो ठोस, द्रव, गैस पदार्थों के नाम हैं वो सब आपके द्रव्यवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। जैसे जैसे आपका लोहा, जैसे तांबा, जैसे चांदी, जैसे दूध, दही, घी, जैसे आपका जलवाष्प, जैसे ऑक्सीजन, ये सब गैसों के नाम इत्यादि, ये सब किस में आ जाएंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा। मतलब जो पदार्थ जिस चीज से बना है उसके नाम आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और समूहवाचक संज्ञा में, जैसे समूहवाचक संज्ञा में आप देखोगे कि ऐसे सब जो किसी समूह की ओर इशारा करते हैं। अब चूंकि जैसे अब मैं कहूं कि जैसे ये कह लीजिए राजनीतिक, उसमें हम देखते हैं कि भाजपा का परिवार या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का परिवार। अब मैंने ये परिवार शब्द जो लिखा है, ये परिवार शब्द इस भाजपा की जाति बता रहा है। यहां पर ये जो परिवार शब्द है ये इस संघ की जाति के लिए बता रहा है। तो इसीलिए चूंकि परिवार शब्द क्या है, संघ का, परिवार का मतलब उसमें इतने शामिल लोग, भाजपा का परिवार, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिला का समूह, तो यहां पर समूहवाचक संज्ञा के अंदर तो है, लेकिन ये समूहवाचक संज्ञा किसके अंतर्गत शामिल हो रही है, जातिवाचक संज्ञा के अंदर। इसलिए हमने देखा है कि द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा को हम जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत शामिल कर देते हैं वर्तमान में, ठीक है। तो ये समूहवाचक संज्ञा, जैसे शिष्टमंडल हो गया, जैसे भेड़ों का झुंड हो गया, जैसे अनाज का ढेर हो गया, तो ढेर शब्द किसके लिए प्रयोग हो रहा है, अनाज के लिए। जैसे शिष्टमंडल है, शिष्टमंडल मतलब किसी अच्छे कार्य के लिए जो चुने गए व्यक्ति हैं उन लोगों का समूह शिष्टमंडल कहलाता है। जैसे प्रधानमंत्री के साथ इतने लोगों का शिष्टमंडल विदेशी दौरे पर गया है, मतलब उनके साथ उतने काबिल लोगों का समूह गया है, अर्थात वो समूहवाचक संज्ञा है। शिष्टमंडल एक समूहवाचक संज्ञा शब्द है, ठीक है। तो ये किसके अंतर्गत शामिल हो जाएगा, समूहवाचक। अब जो शिष्टमंडल है वो उन लोगों की जाति को भी बता रहा है जो अच्छे कामों के लिए बनाए गए लोगों का समूह होगा, तो अच्छे व्यक्तियों की जाति के लिए भी शिष्टमंडल शब्द का प्रयोग कर सकते हैं जो ग्रुप बनाया है उन्होंने, इसलिए वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं वर्तमान में समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम संज्ञा के भेद, संज्ञा के प्रकार, अलग अलग तरीके से संज्ञा किसे कहते हैं, इन सभी चीजों का विस्तृत अध्ययन हम करते हैं, ठीक है। थैंक यू।